इकोनॉमिक्स की इस क्लास में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कैम्ब्रिज समीकरण या कैम्ब्रिज नकद शेष दृष्टिकोण। तो जो यह दृष्टिकोण है मुद्रा के परिमाण के बारे में, यह दिया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले अर्थशास्त्रियों के द्वारा। और जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वो इंग्लैंड में है। तो उस विश्वविद्यालय में कौन कौन से टीचर थे या अर्थशास्त्री थे जिन्होंने यह नकद शेष दृष्टिकोण दिया, उनमें नाम आता है प्रोफेसर मार्शल का, प्रोफेसर पीगू का, प्रोफेसर रॉबर्टसन का और प्रोफेसर कीन्स का। तो इनके द्वारा नकद शेष दृष्टिकोण का सिद्धांत मुद्रा के परिमाण के बारे में दिया गया। तो मुद्रा का जो परिमाण है, सिद्धांत क्या बतलाता है? ये बतलाता है कि मुद्रा का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित होता है। अब यहाँ पर जो मुद्रा का मूल्य है, वस्तु का मूल्य जैसे निर्धारित होता मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, कि जहाँ पर मांग वस्तु की और पूर्ति वस्तु की बराबर हो जाती है, वहां पर किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है? निर्धारित होता है। ठीक ऐसे ही मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में भी यही बताया गया है कि जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हो जाएंगी, वहां पर मुद्रा का मूल्य निर्धारित होगा। तो जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, ये तो कैम्ब्रिज वाला है, इससे पहले मैं फिशर का पढ़ा चुका हूं। तो फिशर ने पूर्ति पक्ष पर अधिक जोर दिया। उसने कहा कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उससे होता क्या है? कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रा का मूल्य घटने लगता है। और इसका उल्टा उसने बताया कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा घटती है तो क्या होता है? कीमतें गिरने लगती हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से मुद्रा का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित होगा एक इकोनॉमी में, ये सिद्धांत बतलाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी इसी सिद्धांत को पूरा बारीकी से आपको बताया जाएगा। और फिशर का जो सिद्धांत है पहले ही बताया मैंने, तो हम उसको पहले ही पढ़ा चुके हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स, इन्होंने नकद शेष दृष्टिकोण को अलग अलग ढंग से बताने का काम किया है। अलग अलग समीकरण दिए हैं, लेकिन सभी का सार क्या है? एक ही है। इसलिए इनको एक साथ पढ़ा जाता है कि कैम्ब्रिज नकद शेष दृष्टिकोण। कैम्ब्रिज नाम क्यों दिया? पहले बता चुका हूं कि कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये लोग पढ़ाने का काम करते थे, वहां के टीचर थे, ठीक है। और इसलिए इनको नाम दिया गया कैम्ब्रिज नकद शेष दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्री। अब इन्होंने क्या बोला, पहले हम परिभाषा को देखते हैं कि नकद शेष का मीनिंग क्या है। ये कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों ने नकद शेष का अर्थ क्या बताया मुद्रा के परिमाण के अंतर्गत। तो इन्होंने कहा देश की जनता अपनी राष्ट्रीय आय का जितना अनुपात नकद रूप में अपने पास रखना चाहती है, नकद शेष दृष्टिकोण कहलाता है। यानी कि देश की जनता, देश में जितने लोग रहते हैं, वह कुल राष्ट्रीय आय का जितना अनुपात या जितना भाग अपने पास नकद रूप में अपने जेब में रखना चाहते, अपने घर में रखना चाहते हैं, वही कहलाता है नकद शेष। यही कहलाता है नकद शेष समीकरण या नकद शेष दृष्टिकोण। अब इसको गणितीय भाषा में समझिए, इसको कैसे समझ सकते हैं कि माना देश की टोटल राष्ट्रीय आय कितनी है? इतनी है। इसमें से लोग क्या करते हैं कि 75 रुपीज बचा लेते हैं, अर्थात नकद रूप में अपने पास जमा कर लेते हैं, घर में रख लेते हैं, अपने पॉकेट में रख लेते हैं, जहां भी रखते हैं, लेकिन नकद रहता है, जब चाहे वो उसको निकाल सकते हैं। ओके, तो ये जो 75 रुपया अपने पास वह नकद रख रहे हैं, ठीक है, कुल राष्ट्रीय आय का, यही कहलाता है नकद शेष दृष्टिकोण। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है कि देश की जनता अपनी राष्ट्रीय आय का जितना अनुपात या जितना भाग अपने पास नकद रूप में रख लेती है, वही कहलाता है नकद शेष दृष्टिकोण। जो किसने दिया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले अर्थशास्त्रियों के द्वारा, जिनमें कौन कौन से नाम है? ये वाले नाम इसमें आते हैं। ओके, इन्हीं के द्वारा ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब देखिए मुद्रा का मूल्य कहां पर निर्धारित होगा?
जैसे वस्तु के मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है कि जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, वहां पर किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा का मूल्य वहां पर निर्धारित होता है कि जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, एम और स्मॉल डी कर देंगे यहाँ पे, अर्थात इसका अर्थ हो गया डिमांड ऑफ मनी, मुद्रा की मांग बराबर सप्लाई ऑफ मनी, एम नीचे लिख दे स्मॉल में। तो मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति जहां पर बराबर होगी वहां पर मुद्रा का मूल्य निर्धारित होगा। ओके, जैसे उदाहरण के द्वारा मुद्रा की मांग अर्थव्यवस्था में कितनी है, 10 रुपया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ठीक उसी के बराबर पूर्ति भी 10 रुपया है। तो ऐसी स्थिति में माना ये दोनों बराबर हैं तो 2 रुपये क्या होता है, मूल्य निर्धारित होता है मुद्रा का। इसको इस प्रकार से समझा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है, फिशर का जो दृष्टिकोण था, इरविंग फिशर का, क्योंकि इससे पहले जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था वो इरविंग फिशर ने प्रस्तुत किया था और बाद में ये आए, तो इरविंग फिशर ने मुद्रा की पूर्ति पर ज़्यादा जोर दिया, पूर्ति पर ज़्यादा जोर दिया। और इन्होंने क्या कहा, इसी को देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति किसी समय बिंदु पर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात देश में मुद्रा की पूर्ति कितनी होनी चाहिए, कितने रुपए होने चाहिए अर्थव्यवस्था में, 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 6 अरब, 50 अरब कितने होने चाहिए, इसको डिक्लेयर करने का काम, निर्धारित करने का काम करता है देश का केंद्रीय बैंक। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मुद्रा की पूर्ति पर नजर रखता है कि कितनी मुद्रा की पूर्ति होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री, इसी नकद शेष दृष्टिकोण के अंतर्गत इसी का भाग है कि मुद्रा की पूर्ति किसी समय बिंदु पर, अर्थात एक निश्चित समय पर जिस समय गिनती की जाए, तो यह निर्धारित करता है देश का केंद्रीय बैंक। ओके, प्रत्येक देश का अलग अलग केंद्रीय बैंक होता है, इसलिए मुद्रा की चलन वेग की धारणा नहीं मानते। अर्थात ये जो अर्थशास्त्री हैं, ये मुद्रा की चलन वेग की जो धारणा फिशर ने बताई थी उसको यह नकार देते हैं, नहीं मानते हैं, और इसके स्थान पे लाए आय का संचलन वेग, अर्थात राष्ट्रीय आय का संचलन वेग। तो चलन वेग क्या होता है कि माने बात हमारे पास 20 रुपया है और 20 रुपये का नोट यदि वह काम करता है 50 बार खरीदने का, 50 बार वह खरीदने का काम करता है, तो यह उसका चलन वेग हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये होता है चलन वेग। अर्थात एक नोट, अभी तो 50 बोला, माना 100 रुपए का नोट यदि 20 लोगों के हाथों से गुजरता है, 20 लोगों के हाथों से गुजरता है या क्रय विक्रय करने का काम करता है, तो 100 रुपए का चलन वेग हो जाएगा 20। ठीक है, यदि 30 लोगों के हाथों से गुजरता है तो उसका 30 हो जाएगा, यदि 10 लोगों के हाथों से गुजरता है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मांग पक्ष, फिशर के द्वारा पूर्ति पक्ष पर, अर्थात मुद्रा के पूर्ति पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया था और इन्होंने दिया मांग पक्ष पर जोर। क्या बोले, मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मांग पक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण, अर्थात मुद्रा का जो मूल्य निर्धारित होता है उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका होती है वह मांग पक्ष की होती है, पूर्ति पक्ष की नहीं होती है। तो ये मांग पक्ष वाले हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है मांग पक्ष पर। आगे देखिए ये क्या बोले, मुद्रा विनिमय का माध्यम नहीं अपितु मूल्य का संचय है। जो ये अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने नकद शेष का दृष्टिकोण दिया, इन्होंने कहा जो मुद्रा है, अरे जो धन है, जो पैसा है, जो रुपया है, ये विनिमय का माध्यम नहीं है। ये जो है यह संचय करने का काम करता है, कि मूल्य का संचय करता है, कि लोग इसको अपने पास बचा के रखते हैं, अपने पास इसको नकद रूप में रखते हैं। ओके, और विनिमय का माध्यम किसने बताया था, ये फिशर ने बताया था। और इन्होंने कहा कि लोग मुद्रा को अपने पास क्यों रखते हैं, उसको नकद रूप में रखते हैं कि ताकि वो भविष्य में वस्तुओं को खरीद सकें या अपनी जो भी आवश्यकता है भविष्य में पड़ने वाली उसको वो पूरा कर सकें। इसलिए मुद्रा को संचय करके रखना चाहते हैं, सेव करके रखना चाहते हैं। तो ये बातें कही गई हैं किसके द्वारा, ये जो अर्थशास्त्री हुए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले, जिनका नकद शेष दृष्टिकोण है। अब आगे इसको और समझिए।
आसान शब्दों में कि यदि मुद्रा की मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो मांग बढ़ने से क्या होगा, व्यय घटेगा। याद करना है इसको, यदि मुद्रा की मांग बढ़ती है तो व्यय घटेगा, व्यय घटेगा तो व्यय घटने से क्या होगा, कीमत घटेगी, और कीमत घटेगी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। ये इन्होंने कहा है। किसने कहा है? कैम्ब्रिज नगद शेष दृष्टिकोण के अर्थशास्त्रियों ने। तो यहाँ पे देखिए, मुद्रा की मांग यदि बढ़ती है, एरो लगा रखा है जो यहाँ ऊपर बताया गया है, इसी को नीचे लिखा, मुद्रा की मांग अर्थात एरो यदि बढ़ती है तो व्यय, एरो नीचे की तरफ आया, व्यय घटेगा, व्यय घटेगा तो कीमत भी क्या होगी, नीचे को दिखा रखा है एरो, कीमत घटेगी, और मुद्रा का मूल्य, ये ऊपर को बना रखा है तीर, ठीक है, एरो बना रखा है, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा, इसको गणितीय भाषा में यहाँ पे उदाहरण लिखा है। माना किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है, किसी व्यक्ति के पास कितने रुपया हैं, 100 रुपया हैं, ठीक है, यह अर्थव्यवस्था में टोटल 100 रुपया है। और उसमें से क्या होता देखिए, पहली कंडीशन लिखनी है कि 50 रुपया लोग क्या करते हैं, 100 रुपये में अपने पास नकद रूप में रख लेते हैं, जिसे मुद्रा की मांग कहते हैं। मुद्रा की मांग करता है कि जो रुपये लोग या जो धन पैसा नकद रूप में अपने पास रख लेते हैं उसे कहते हैं मुद्रा की मांग। ठीक है, तो मुद्रा की मांग पहले है 50, खर्चा कितना करते हैं, क्योंकि 100 में से 50 गया तो 50 रुपये खर्च करेंगे। माना कि उस समय कीमत स्तर 2 है तो मुद्रा का मूल्य उस समय कितना है, 4 रुपया है। ये पहली कंडीशन होगी। ओके, अब क्या होता है कि मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, तो जो चीजें मैं यहां बता रहा था, तो अब क्या असर पड़ेगा, अभी मुद्रा की मांग क्या हो गई कि 50 रुपए की जगह बाद में 75 रुपए हो गई। मुद्रा की मांग क्या हो गई, ज्यादा बढ़ गई। लोगों ने क्या किया, 50 की जगह 75 रुपये अपने पास नकद रखना शुरू कर दिया, इसे कहेंगे मुद्रा की मांग। पहले 50 रुपये नकद रख रहे थे, लेकिन दूसरी कंडीशन में अब उन्होंने 75 रुपये नकद रूप में अपने पास रख दिए। ठीक है, तो बचेंगे कितने खर्च करने के लिए, 25 रुपये ही बचेंगे। ठीक है, तो 25 रुपये अर्थात व्यय कम होगा। पहले व्यय कितना हो रहा था, 50 रुपया, अब खर्चा कितना हो गया, जैसे व्यय कहते हैं 25, आधा हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि कीमत स्तर पहले 2 था, अब क्या हो गया, कीमत स्तर क्या होगा, घटेगा, अर्थात कीमतें घटेंगी। जब खर्चा कम होगा, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की डिमांड कम हो जाएगी, तो अपने आप ही कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, और उसका परिणाम कहाँ पड़ेगा, मुद्रा का मूल्य, पहले जहां 4 रुपया था वहां मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है जब वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड कम होती है, वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड गिर जाती है तो प्राइस नीचे गिरते हैं। ठीक है, प्राइस नीचे गिरते हैं और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बहुत ही सरल है। ठीक है, तो मुद्रा की मांग का अर्थ क्या है, जिसको कह रहे हैं नकद शेष, कि जो लोग नकद रूप में या समाज नकद रूप में अपने पास रखता है वही नकद शेष है। ठीक है, और इसी के द्वारा मुद्रा का क्या होता है, मूल्य निर्धारित होता है, ऐसा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों का मानना है। अब यहाँ पर जो अर्थशास्त्री हुए हैं अलग अलग हुए हैं, जैसे प्रोफेसर मार्शल है, पीगू है, रॉबर्टसन है और ये आपका कीन्स है। इन सबकी बातें अलग अलग है, लेकिन निचोड़ सबका एक ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मार्शल का दृष्टिकोण, कि मार्शल ने क्या समीकरण दिया। मार्शल ने समीकरण नहीं दिया, बल्कि उसने इंगित किया था कि किस प्रकार से मुद्रा का मूल्य अर्थव्यवस्था में निर्धारित होगा। ठीक है, लेकिन बाद के जो अर्थशास्त्री आए उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के साथियों के द्वारा इसको एक समीकरण के द्वारा बताने का प्रयास किया गया। तो मार्शल का समीकरण किस प्रकार से बनाया गया है, m इज इक्वल टू के पी वाई, एम बराबर के पी वाई। अब m क्या है, k क्या है, p क्या है, y क्या है, इन सबको अलग अलग समझना है। m है मुद्रा की मात्रा, अर्थात सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा कितनी है अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष पर। ठीक है, के क्या है, के का अर्थ होता है नकद मुद्रा का अनुपात, के है नकद मुद्रा का अनुपात, अर्थात जितनी मुद्रा अर्थव्यवस्था में है उसका कितना भाग लोग नकद रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। माना कि 100 रुपये में से वो कितना नकद रखना चाहते हैं, 50 रुपये रखना चाहते हैं या 60 रुपये रखना चाहते हैं या 70 रखना चाहते हैं या 78 रखना चाहते हैं, ये इसका अर्थ होगा। ठीक है,
तो के का मीनिंग हो गया नकद मुद्रा का अनुपात, जिसे लोग नकद रूप में अपने पास रखते हैं। पी का मीनिंग है औसत कीमत स्तर, पी फॉर होता प्राइस। ये अर्थव्यवस्था के औसत कीमत स्तर को दर्शाता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में औसत कीमत स्तर कितना चल रहा है। ओके, अगला आता है वाई। वाई का मीनिंग क्या होगा? वास्तविक राष्ट्रीय, अर्थात यह रियल नेशनल इनकम का प्रतीक है वाई। तो इस प्रकार से MKPY ये जो सिंबल हैं, ये सिंबल क्या क्या बतलाते हैं, इनको याद करना है। इनको याद करना है, तभी जाके हम इस समीकरण के मतलब को समझ पाएंगे। ओके, आगे बढ़े। मौद्रिक आय। अब मौद्रिक आय कैसे निकाली जाती है? मौद्रिक आय को निकालने के लिए क्या करना है? P, अब ये x नहीं है, ये गुणा का चिन्ह है, P मल्टीप्लाई y, इन दोनों को गुणा करना, अर्थात P औसत कीमत स्तर और वास्तविक राष्ट्रीय आय दोनों को गुणा कर देंगे तो हमें मौद्रिक आय प्राप्त होगी। कौन सी आय प्राप्त होगी? मौद्रिक आय। माना कीमत स्तर है 5, ठीक है, कीमत स्तर है 5 और वाई अर्थात वस्तुएं कितनी है बिकने वाली अर्थव्यवस्था में? हमारे पास 100 है, तो 100 पंजे 500, तो मौद्रिक आय निकल आएगी 500 रुपया। ठीक, अगला देखिए, इस समीकरण को अर्थात ए वाला, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, P इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई KY। ये इस रूप में भी लिखा जाएगा। तो इस रूप में क्या जाएगा? यदि हम इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर क्या निकल आएगा? मुद्रा का मूल्य, कीमत निकल कर आएगी। ओके, कैसे? कि जैसे यहाँ पे मुद्रा की मात्रा कितनी है अर्थव्यवस्था में? माना 100 रुपया है, ठीक है, यहाँ पे 100 रुपये रखिए अंकों में। के क्या है? के का अर्थ है कि लोग कितना पैसा अपने पास नकद रखना चाहते हैं, कहाँ से? इस आय में से। वाई जो है आय, आय में से, टोटल राष्ट्रीय आय में से कितना पैसा आदमी या लोग नकद रूप में रखना चाहते हैं, ये के इसका अनुपात को बताएगा। तो वाई में से के कितना रखा जाता है, ठीक है, तो जितनी यहाँ पर अमाउंट आएगी, इसका भाग इस अमाउंट में दिया जाएगा। लेकिन पहले आप इसको याद कीजिए, P इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई KY, ठीक है। तो इसका भाग, जितनी राशि यहाँ पर आएगी, इसका भाग इसमें देना है, उसके बाद यहाँ पर उस मुद्रा का प्राइस क्या होगा? निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं, यदि KY का मूल्य दिया हो, अर्थात इसका मान दिया हो, माना बाद इसका मान दे रखा है 1/2, ठीक है, कि आदमी क्या करता है, अपनी इनकम का 1/2 आधा भाग क्या करता है? बचा लेता है, ठीक है जी। KY का मूल्य दिया होगा तो हो गया 1/2, और Y भी दे रखा हो, कितनी यूनिट है, कितनी बिकी, 100 है, 200 है, 400, वो भी दिया हुआ हो, तो P अर्थात जो कीमत स्तर है P मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करेगा। मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करेगा। यदि ये दोनों दे रखे हैं, ठीक है, और इधर ये M बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, यदि यहाँ पर 100 है और 100 की जगह इधर 500 कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पर संख्या है 50, तो भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा? और यहाँ उतनी ही संख्या है जो पहले है, और इसका इधर का मान घट करके 10 कर दिया जाए, तो भाग दीजिए, तो इधर कीमत स्तर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये बताने का काम कर रहा, बदल जाएगा। अगला देखिए, दूसरा है, यदि के परिवर्तित होता, अर्थात यहाँ पर के जो नकद मुद्रा लोग अपने पास रखना चाहते हैं, 50% रखने की जगह वे 75% कर लेते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, तो तब क्या होगा? M और Y समान भी रहता है, ठीक है, Y और M समान भी रहता है, ये भी, इसकी वैल्यू भी उतनी रहती है, इसकी वैल्यू भी उतनी रहती है, लेकिन ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है या घट जाता है, तो तब भी P क्या होगा? बदल जाएगा, अर्थात कीमत स्तर बदल जाएगा। हो सकता है कि पहले 5 था तो 4 भी हो सकता है, या पहले 5 था तो 7 भी हो सकता है। इस प्रकार से ये बदल सकता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि अब देखिए PY क्या बतलाता है? P इंटू वाई क्या था? तो ये हमारा मौद्रिक आय को बतलाने का काम करता है। मौद्रिक आय को बतलाने का काम करता है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है कि कितनी कीमत स्तर कितना है और वास्तविक राष्ट्रीय आय
कितनी है। आय का मीनिंग है कि वस्तुएं एक साल में कितनी उत्पादित की जा रही हैं। तो पहले बताएगा 100 यदि उत्पादित की जा रही हैं वस्तुएं और प्राइस है उनका माना औसत 5 है, 100 पंजे 500, तो इस प्रकार से हमारी मौद्रिक आय 500 बन जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण है। आगे देखिए, यह है मौद्रिक आय माना उदाहरण के तौर पर है 50 अर्थव्यवस्था की छोटी संख्या है और मुद्रा की मात्रा है कितनी 10 रुपया अर्थव्यवस्था में। 10 रुपया क्या है अर्थव्यवस्था में मुद्रा है, जबकि प्रोडक्शन टोटल कितना है 50 रुपए का है, लेकिन पैसे इतने ही हैं। इतने के द्वारा हमने क्या करना है 50 रुपए का सामान खरीदना है, पूरी अर्थव्यवस्था में खरीदना है। तो ये समझिए यदि पी वाई कितना है, पी वाई यदि हम 50 रुपया है और मुद्रा की मात्रा कितनी है 10 है, 10 है, तो ऐसे में क्या होगा यदि आदमी अपने पास नगद रूप में पैसा रखना चाहता है तो कितना रखेगा, तो इस क्या करना पड़ेगा 10 में 50 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, जो आएगा 0 से 0 निकल जाएगा और 1/5 अर्थात के कितना हो जाएगा, के मीन्स होता है नगद मुद्रा जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं राष्ट्रीय आय का, वो हो जाएगा 1/5 अर्थात टोटल आय का 1/5 अर्थात 1/5वां भाग वह नकद रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। और यदि मुद्रा की यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, चलन वेग, तो चलन वेग निकालने के लिए क्या करेंगे कि 10 का भाग 50 में देंगे तो 10 पंजे 50, तो यहाँ पर चलन वेग मुद्रा का आ जाएगा कितना 5। ओके, तो इस प्रकार से ये वाला जो समीकरण है ये मार्शल का है, लेकिन पहले ही बताया कि मार्शल ने स्वयं कोई समीकरण नहीं दिया था मुद्रा के परिमाण के बारे में, बल्कि उनके आगे चलकर जो साथी हुए उन्होंने ही इस समीकरण के द्वारा मुद्रा का जो यहाँ पे प्राइस हम निकाल रहे हैं इसके बारे में बतलाने का काम उन्होंने किया। तो अब देखिए, ये तो बात हो गई किसकी, प्रोफेसर मार्शल की। तो इस प्रकार से अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने जो आपको बताया वो बताया कैम्ब्रिज समीकरण, जिसको कि नकद शेष समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नकद शेष जो समीकरण है, दृष्टिकोण है, किसने दिया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कौन कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने नकद शेष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया मुद्रा के परिमाण के बारे में, उनमें प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर रॉबर्टसन, प्रोफेसर कीन्स ये आते हैं। फिर नगद शेष दृष्टिकोण क्या है, कि नगद शेष का मीनिंग क्या है, बैलेंस अप्रोच क्या है, तो कैश बैलेंस अप्रोच ये बतलाता है कि देश की जनता राष्ट्रीय आय का कितना भाग अपने पास नगद रूप में रखना चाहती है, कितना भाग रखती है वही नगद शेष है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि यदि 100 रुपये में से क्या करता आदमी 75 रुपये बचा लेता है जो लोग अपने पास रखते हैं, या 100 में से यदि आदमी क्या करते हैं या देश के लोग क्या करते हैं 90 रुपये क्या करते हैं अपने पास रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो वही नगद शेष हो जाता है। इसके बाद हमने ये चीजें आपको बताई और यहाँ पे बताया कि यदि मुद्रा की मांग बढ़ती है, मुद्रा की मांग बढ़ती है अर्थात लोग नगद रूप में मुद्रा को ज्यादा अपने पास रखना चाहते हैं, कि पहले 75 रख रहे थे अब 90 रखना चाहते हैं, तो क्या होगा व्यय घटेगा, क्योंकि 90 रुपये तो बचा लिए तो 10 रुपये ही खर्च होगा, अर्थव्यवस्था में 10 रुपये ही खर्च होगा, तो खर्च कम होगा, व्यय घटेगा, तो फिर कीमत भी घट जाएंगी, क्योंकि वस्तुओं की डिमांड ही गिर जाएगी। जब वस्तुओं की मांग कम होती है तो कीमत भी नीचे गिरती है, और उसके बाद मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रा का मूल्य बढ़ने का अर्थ है कि जहाँ 10 रुपये में एक वस्तु मिल रही थी, लेकिन जब डिमांड गिर गई तो 10 रुपये के अंदर क्या मिल रहा है 5 वस्तुएं मिल रही है, तो इसे बोलेंगे कि 10 रुपये की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें मैं उदाहरण के द्वारा आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पर सबसे पहले मार्शल के दृष्टिकोण की बात कर चुके हैं, कि जो कि कैम्ब्रिज नकद शेष समीकरण में सबसे पहले मार्शल का ही नाम आता है, लेकिन बताया कि मार्शल ने ऐसा कोई समीकरण नहीं दिया था, लेकिन उनके साथियों के द्वारा इसको समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब ये सारी बातें हमने यहाँ पर आपको बताई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला वाला नकद शेष का जो समीकरण है, मुख्य बातें तो यही हैं जो हमने आपको यहाँ पे बताई, लेकिन जो इधर बता रहे हैं ये मार्शल का है। ओके, और नेक्स्ट जो होगा पीगू, रॉबर्टसन एंड कीन्स,
को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे।